आइए जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 4 करने वाले हैं और बहुत ही छोटा सा ये यूनिट है जिसमें सिर्फ 3 चीज़ें आपको देखनी है बहुत ही ध्यान से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चैप्टर में 3 चीज़ों का मतलब, कंटीजेंट एसेट क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है और प्रोविजंस क्या होते हैं। तो देखो, इन तीनों चीज़ों का मतलब समझने के लिए 2 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। कंटीजेंट एसेट का मतलब है कि हमें कुछ मिलने वाला है, मतलब फ्यूचर में, और कंटीजेंट लायबिलिटी का भी यही मतलब है कि हमें कुछ देना है फ्यूचर में। यानी ये तो इनफ्लो की बात करता है और ये आउटफ्लो की बात करता है। प्रोविज़न का हम एग्जांपल देके समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंटीजेंट एसेट की। कंटीजेंट एसेट का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप सोचो आपकी रैंक आ गई, इन फ्यूचर आपकी रैंक आती है, तो आप क्या करोगे? अभी से लड्डू बांटने लग जाओगे, यानी कि इसको बोलते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा बेनिफिट जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसको हम कंटीजेंट एसेट बोलेंगे, लेकिन वो कंफर्म होना चाहिए और हम कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हमने पढ़ा था पॉसिबल लॉस है तो आज ही बुक करेंगे, और पॉसिबल अगर क्या कहते हैं इनकम है या बेनिफिट है उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो 100% श्योर हो जाएगा। तो इनफ्लो की यहाँ पर बात करते हैं, क्या इनफ्लो की, और डिटेल में समझते हैं कि कंटीजेंट एसेट का मतलब क्या है। तो इनफ्लो में हमारे पास है कंटीजेंट एसेट का अर्थ ऐसी संपत्ति जिसका अस्तित्व, मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस फ्यूचर में किसी अनसर्टेनिटी पर मतलब डिपेंड करती है, वो होगा भी या नहीं। जिसका मतलब है कि ये एसेट तभी एक्चुअल मानी जाएगी जब वो एक्चुअल में आपको मिल जाएगी। सर बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा 1 है। मान लीजिए कंपनी ने किसी और कंपनी पर केस कर दिया और आपको लगता है कि आप केस जीत जाएंगे। बल्ले बल्ले, यहाँ तो बहुत अच्छी बात हो गई कि हम केस क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो हमें मुआवजा मिलने वाला है। मुआवजा कितना? 10 लाख रुपए। तो हम क्या करें, इसको आज ही रिकॉर्ड कर लें। फ्यूचर में केस जीतेंगे, फ्यूचर में क्लेम 10 लाख मिलने वाला है, तो क्या आज रिकॉर्ड कर लें? नहीं जी, ऐसा करने के लिए हमें कंजर्वेटिज्म मना करता है। वो प्रिंसिपल मना करता है कि हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमारे को कंफर्म हो जाएगा, मतलब जब वो टाइम आएगा। ठीक है जी। उसका दूसरा एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आएगी। दूसरा एग्जाम्पल है बीमा क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम। कंपनी का गोदाम जल गया और 10 लाख का क्लेम किया है, मतलब हमारा क्या हुआ, गोडाउन जल गया, हमने 10 लाख का बीमा कंपनी पर क्लेम किया है कि प्लीज़ हमें 10 लाख रुपए दे दो ना, हमारे को 10 लाख दे दो ना, देखो हमारा सारा सोना या सारी फैक्ट्री हमारी जल गई है। तो अगर बीमा कंपनी आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है, फ्यूचर की बात हो रही है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये जो क्लेम है करा, जब तक क्लेम को मंजूर नहीं हो जाता, यह एक कंटीजेंट एसेट है। मतलब कंटीजेंट एसेट पर मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल ये है कि भैया आपको क्लेम मिलने वाला है, मुआवजा मिलने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में आग लग गई तब भी आपको क्लेम मिलने वाला है। तो ये क्या है, जब तक कि अप्रूव ना हो जाए, जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है डिस्प्यूटेड रेंट। डिस्प्यूटेड रेंट रिसीवेबल, मतलब आपको रेंट मिल भी सकता है और नहीं भी। एक आपका किराएदार है और वो किराएदार आपका रेंट नहीं दे रहा काफ़ी टाइम से, आपको गुस्सा आ गया, आप उसको कोर्ट में ले गए। तो अब कोर्ट में केस चल रहा है, हो सकता है आपको रेंट मिल भी जाए, हो सकता है रेंट ना भी मिले, लेकिन अगर मिल जाए तो ये कंटीजेंट एसेट है। तो वही बात यहाँ लिखी है, आपका टेनेंट आपको रेंट नहीं दे रहा और केस कोर्ट में चल रहा है। अगर आप केस जीत गए तो रेंट मिलेगा, लेकिन जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक वो कंटीजेंट एसेट है। मतलब कि कंटीजेंट का मतलब है कि मिलने वाला है, मिलेगा या नहीं वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। तो उसको हम क्या नाम देंगे? कंटीजेंट एसेट। आइए जी एक और एग्जांपल से समझते हैं। टैक्स रिफंड अंडर डिस्प्यूट, इसको हटा दो। टैक्स रिटर्न मिलेगा। अब इनकम टैक्स वाले कहते हैं भाई आपका 10 लाख रुपए टैक्स बनता है, और आप कहते हो नहीं मेरा तो 1 लाख रुपए बनता है। ये मामला चला गया ट्रिब्यूनल में, इनकम टैक्स की ट्रिब्यूनल्स अलग होती हैं, तो वहाँ चला गया। तो वहाँ पर
अब आपको 10 लाख पे करना पड़ेगा या 9 लाख पे करना पड़ेगा या 1 लाख पे करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपको पे ही नहीं करना पड़ा तो 10 लाख आपका बचा नहीं बचा, तो उसको यहाँ पर नाम दिया गया है कंटीजेंट एसेट। तो एक बार रीड करते हैं। आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड का क्लेम किया है, लेकिन वो अभी असेसमेंट में है। असेसमेंट मतलब प्रोसेस में है। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता टैक्स रिफंड आपके लिए कंटीजेंट एसेट रहेगा। बात समझ आई या नहीं? सर कुछ कुछ बात समझ आ रही है और कुछ कुछ बात समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं बेटा, अपना एग्जाम्पल देखते रहेंगे तो और चीज़ें क्लियर होगी। अब ये हिंदी में समझने के बाद आईसीआई की लैंग्वेज में भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो आईसीआई की लैंग्वेज में क्या कैसा कहता है, कंटीजेंट क्या कहता है? इट इज अ पॉसिबल एसेट दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट। कोई पास्ट में इवेंट हुआ है, हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म ओनली आफ्टर ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, मतलब अनसर्टेन है फ्यूचर इवेंट पर, नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, जिस पर एंटरप्राइज का कंट्रोल नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टीजेंट एसेट। मतलब ये वही आईसीआई की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जो मैंने एग्जांपल बताए कि फ्यूचर में आपको कुछ क्या कहते हैं क्लेम मिलने वाला है, कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, तो उसको यहाँ पर क्या नाम दिया, लेकिन वो सर्टेन या अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, एज पर कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग शुड नॉट बी डिस्क्लोज इन एफएस। हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये उस दिन रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन होगा। आइए जी आगे बढ़ते हैं। इट इज इफ इट बिकम वर्चुअली सर्टेन, कह रहा अगर ये सर्टेन हो जाए वर्चुअली इमेजिनेशन, तो कह रहा है इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लें। अगर ये सर्टेन हो जाए तो जैसे कि आपको क्लेम मिल जाए इनकम टैक्स से, इंश्योरेंस कंपनी से और आपके टेनेंट से, तो क्या होगा, जब ये सर्टेन हो जाएगा तब उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जनरली क्या कहता है, जनरली कॉन्टीजेंट एसेट आर डिस्क्लोज इन रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके ऊपर बेटा ट्रू फॉल्स है हमारा, इसलिए हमने यहाँ पर दे रखा है। कह रहा है जनरली ये किस में शो करेंगे, कॉन्टीजेंट एसेट। कॉन्टीजेंट एसेट हमारा होता है डायरेक्टर की रिपोर्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट के अंदर। तो ये हमारा कॉन्टीजेंट एसेट था। अब ऐसे ही इसका अपोजिट हम क्या करेंगे, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। याद रखना कॉन्टीजेंट एसेट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सॉरी दिखाते कहाँ हैं, बीओडी की रिपोर्ट में। आइए जी अब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या है, जो आपको फ्यूचर में देनी पड़ सकती है, लेकिन कितना अमाउंट देना पड़ेगा कितना नहीं, ये अभी सर्टेन नहीं है। तो एक बार पढ़ते हैं। कॉन्टीजेंट वो देनदारी है जो केवल तभी बनती है जब कोई विशेष घटना फ्यूचर में घटे, जैसे ही कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोर्ट केस हारने की स्थिति में पेमेंट करना। मान लीजिए आपकी कंपनी पर 10 लाख का मुकदमा चल रहा है, अगर कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया, जब तक फैसला नहीं आता तब तक ये कंटीजेंट लायबिलिटी, मतलब डर तो लगा ही रहेगा ना, क्या पता हम केस हार गए तो हमें पैसे देने पड़ गए तो तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, तब तक हमारे लिए ये अमाउंट जो है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अभी हम इसके क्राइटेरिया भी देखेंगे, पहले मैं सिर्फ मतलब समझा रहा हूँ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। आइए जी आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है गारंटी दी है, आपने किसी के लिए गारंटी दे दी कि जी मेरे बिहाफ पर इसको लोन दे दो, और उस पर्सन ने लोन ही नहीं दिया, तो वो गारंटी आपके सर पे लग जाएगी, मतलब आपको भरना पड़ जाएगा। ये आप एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है बेलर और बेली का, ये आपका लॉ का सब्जेक्ट है, वहां पर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जब एक पर्सन श्योरिटी देता है, क्या गारंटी, उसके अकॉर्डिंग आप किसी दोस्त की लोन की गारंटी दी है, अगर वह लोन चुकाने में वो सफल रहा तो बैंक आपसे पैसा मांगेगा, और आपसे पैसा मांगेगा जब तक वो लोन नहीं चुकता तब तक संभावना बनी रहेगी, ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। कोई बात नहीं सर, बात समझ में नहीं आई, हम अभी इसके 3 एग्जाम्पल और देखेंगे तभी समझेंगे। पेंडिंग टैक्स, इसको हटा दो, पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट,
इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, असेसमेंट पेंडिंग है, तो वो अमाउंट कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के रूप में डिस्क्लोज होता रहेगा कि भैया हमें देना पड़ सकता है। अभी इसकी वैरायटी की भी बात करेंगे भैया, कब कॉन्टीजेंट एसेट लायबिलिटी के बारे में हमारे को श्योरिटी होगी, कब नहीं होगी। आपने बिल डिस्काउंट कराया बैंक से, बिल ऑफ एक्सचेंज अभी हम करेंगे डिटेल में। आपकी कंपनी ने बैंक के साथ कुछ बिल रिसीवेबल डिस्काउंट किए, अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करता मतलब डिसऑनर्ड हो जाता है तो बैंक पैसा आपसे मांगेगा। अब आपसे मांगेगा और आपको पता है तो ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में आप दिखाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट वारंटी ऑब्लिगेशन, आपने कोई गुड्स बेचे, उसमें प्रोडक्ट की वारंटी दी। अब हो सकता है प्रोडक्ट खराब भी हो और हो सकता है प्रोडक्ट खराब ना भी हो। मान लेते हैं कंपनी ने आपने प्रोडक्ट पर वारंटी पर दिया है, अगर फ्यूचर में कोई कस्टमर क्लेम करता है, मतलब खराब हो गया वारंटी तो क्लेम करता है, तो उसका खर्चा कंपनी को उठाना पड़ेगा। खर्चा फ्यूचर में उठाना पड़ेगा, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हैं। तो इसको हमने नाम दिया कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। आई थिंक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पे हमने 4 से 5 एग्जाम्पल कर लिए। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब है कुछ ना कुछ आउटफ्लो, पैसे का लॉस होने वाला है फ्यूचर में। अब इसका क्या क्राइटेरिया है, आउटफ्लो ऑफ, जैसे उसका था कंटीजेंट एसेट का इकोनॉमिक बेनिफिट, इसका है आउटफ्लो मतलब लॉस। अगर आपको लगता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मतलब प्रोबेबल है, प्रोबेबल का मतलब है 80% से ज़्यादा है, तो कहता उसका प्रोविज़न बना लो। प्रोविज़न आप बनाते थे ना, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर टैक्स, और भी कई तरह के प्रोविज़न्स होते हैं, प्रोविज़न फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन फंड। तो इस तरीके के ये जो हैं, अगर आपको पता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब है कि होना या ना होना परसेंटेज पे डिसाइड करें। मान लो आपको पता है कि भैया 80% से चांस हैं कि हम केस हारेंगे ही हारेंगे, तो आप क्या करेंगे, कहते हैं कि इस केस में आप प्रोविज़न बना लो। और अगर आपको लगता है कि चांसेस क्या हैं, 50% है जी, हमें पैसा देना पड़ भी सकता और नहीं भी पड़ सकता, तो उसमें कहता है कि आप ना कंटीजेंट लायबिलिटी बना लो इसको। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हम बुक्स में शो नहीं करते, हम फुट नोट में शो करते हैं, नोट्स टू अकाउंट में शो करते हैं। नोट्स टू अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने 2 बातें यहाँ पर बोली, अगर आप 80% से ज़्यादा श्योर हो तो आप अपना प्रोविज़न बना लो, और आपको लगता है जी 50-50 है जी, दे भी सकते और नहीं भी दे सकते, तो आप क्या करोगे, उसको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में दिखा दो। और अगर आपको लगता है कि यार 20% चांस है या उससे भी कम है, तो कहता हूँ जी कोई दिक्कत नहीं है, इसको इग्नोर मारो, कोई टेंशन नहीं है, ना आपको प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत, ना आपको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में दिखाने की ज़रूरत, कह रहा है ख़त्म करो जी। तो ये सारी चीज़ें एक बार ICAI अपनी लैंग्वेज में क्या कहना चाहता है कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमने यहीं से करने हैं। कहता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल जिम्मेदारी है जो हमें पैसे देने पड़ सकते हैं, ये याद रखना, पॉसिबल है जी ये। दैट अराइज पास्ट इवेंट, सेम वही बात लिखी हुई है, हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म ओनली आफ्टर ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। 1 और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, एक या एक से ज़्यादा फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट है, नॉट होनली विद इन द कंट्रोल ऑफ द इंटरप्राइज, मतलब जिसमें इंटरप्राइज का कंट्रोल नहीं होना चाहिए उस सिचुएशन पर। अब इसको कहते हैं इट डज नॉट रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। कहता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सॉरी कहाँ दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट, और नोट्स टू अकाउंट हमारा पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो यानी कि प्रोविजन नहीं बनाते, करंट लायबिलिटी जो है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हम इसको कहाँ दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं प्रोविजंस की। प्रोविजन मैंने क्या बताया था, प्रोविजंस मैंने बताया था 80% से ज़्यादा आपकी कॉन्टीजेंट है, मतलब आपको पैसे जाने की संभावना अगर 80% से ज़्यादा है तो आप उसका प्रोविज़न बना लो, बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। ठीक है जी, तो एक बार देखो प्रोविज़न के बारे में क्या लिखा हुआ है कि आपको पता तो है कि पैसा जाएगा,
लेकिन कितना जाएगा ये नहीं पता। कहता है वह राशि जो कंपनी सर्टेन लाइबिलिटी रखती हो जिसका अमाउंट या समय में थोड़ा अनसर्टेनिटी है, लेकिन खर्चा होना तय है। खर्चा होना तो तय, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितना होगा, उसकी बात कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कुछ कस्टमर ने उधार माल बेचा था हमने, आपको लगता है कि वो 10,000 रुपये नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ आप प्रोविज़न बना सकते हैं ताकि भविष्य में अगर पैसा नहीं आया तो आपको नुकसान पहले से आपने रिकॉर्ड कर रखा हो। प्रोविज़न फॉर टैक्स, आपका साल ख़त्म हो गया, आपको 1 लाख का टैक्स देना पड़ सकता है, लेकिन अभी फाइनल कैलकुलेशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको पता है आपने प्रोविज़न बना रखा है 1 लाख रुपए का, तो फिर क्या होगा, आपने पहले ही लॉस को बुक कर रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। कहता है प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंस, कस्टमरों को वारंटी दी है, अगर मान लो वो आ गए तो अगर कंपनी ने प्रोडक्ट के साथ वारंटी दी है तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्लेम करते हैं, तो बना लो प्रोविजन, क्या दिक्कत है, पहले से लॉस बुक कर लो आप। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये दोबारा आ गया क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वही है, फिक्स एसेट का आपका लॉस होने वाला है और ये आप प्रोविजन बना सकते हो। और है आपका प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। लीगल डैमेजेस के लिए वही है, वही सिंपल बात लिखी हुई है कि आपने किसी कंपनी पर या किसी कंपनी ने आप पर कोई केस ठोक दिया और आपको बदले में क्लेम देना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो कहता है उस क्लेम का पहले से ही आप प्रोविज़न बना लो, क्या दिक्कत है। लेकिन प्रोविज़न कब बनाते हैं, जब हमें पता होता है 80% चांस है हमारे हारने के। तो वही बात लिखिए, अगर कंपनी के किसी केस में फंसी हुई है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और अगर लॉस प्रोबेबल है, मतलब प्रोबेबल का मतलब है कि 80% से ज़्यादा है, तो उसके लिए भी एक प्रोविज़न का क्लेम बना दीजिए। तो ये सारी बातें हमारी लिखी हुई हैं। अब आईसीआई क्या कहता है यहाँ पर प्रोविज़न के बारे में, कहता है इट इज़ अ परजेंट ऑब्लिगेशन। परजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब 80% ज़्यादा। ध्यान रखना इस पर ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू जरूर आएंगे कि किस पर परजेंट ऑब्लिगेशन है और किस पर फ्यूचर ऑब्लिगेशन, कंटीजेंट लायबिलिटी, परजेंट ऑब्लिगेशन। P for present obligation, or certain amount which can be measured liable by using substantial degree of estimation। प्रोविजन जो बनता है एस्टिमेशन के बेसिस पर बनता है, ठीक है जी। इट मीन्स रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया क्या है, इट इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रोविजन को तो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, और कॉन्टीजेंट एसेट को तो हमें रिकॉर्ड करने से कौन मना करता है, कंजर्वेटिज्म। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट दिक्कत है तो प्लीज़ वो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज पर। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। आइए जी शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहला ट्रू एंड फॉल्स क्या कहता है, कहता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ कंटीजेंट लायबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने की ज़रूरत है या नहीं, बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो सबसे पहली बात हम इसको कहाँ दिखाते हैं, हम इसको दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, और नोट्स टू अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है या नहीं, पहले मेरे को ये बताओ। मैंने बताया भी था फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट्स भी था, ठीक है जी। तो चलिए कोई बात नहीं, ये जो है हमारा क्या है स्टेटमेंट फॉल्स। क्यों, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी को नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं और नोट्स टू अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे कहता है प्रोविजन फेल टू मीट रिकॉग्निजेशन क्राइटेरिया। बताइए जी परिभाषा में क्या लिखा हुआ था, हमने जो उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रोविजन फेल करता है, नहीं प्रोविजन फेल नहीं करता। तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। यह प्रोविजन तो क्राइटेरिया मीट करता है रिकॉर्ड करने का, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नहीं करता उसमें, इसलिए उसको फुटनोट में दिखाते हैं। फिर तीसरा कहता है ए क्लेम दैट एन इंटरप्राइज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस, मतलब आपकी कंपनी ने किसी अदर पर्सन पर क्या कर रखा है, कोई डिस्प्यूट कर रखा है। ए क्लेम एन इंटरप्राइज, इंटरप्राइज का मतलब ये आप हो, इज परसुइंग लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन। आउटकम जो है उसका रिजल्ट जो है वो अनसर्टेन है। अब अनसर्टेन है
तो कहता है उसको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बोलेंगे। और उसका जो रिजल्ट है, आपने किसी कंपनी पर केस किया है तो आपको पैसे मिलने वाले भी हो सकते हो, नहीं भी मिलने वाले हो सकते। तो साहब ये तो हमने कॉन्टीजेंट एसेट के बारे में पढ़ा था, जिसको हम बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन नहीं है, किसकी बात कर रहा है, कॉन्टीजेंट एसेट की बात कर रहा है। तो यहां पर ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया जी, ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। व्हेन इट इज प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब होता है 80% से ज्यादा, दैट द फर्म विल बी नीड टू पे ऑफ ऑब्लिगेशन, दिस गिव्स अराइज टू कंटीजेंट लायबिलिटी। बताओ जी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है क्या प्रोबेबल? नहीं सर, पी फॉर प्रोबेबल, पी फॉर प्रोविजन आपने बताया था। तो ये हमारा किस में होता है, प्रोविजन में होता है। तो ये जो दे रखा है प्रोविजन की बात कर रहा है, ना कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी बेटा फॉल्स हो गया। अब आगे लास्ट पढ़ते हैं फिफ्थ क्या करता है, कहता है परजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइज विच अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट टर्म्स एज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। परजेंट इवेंट किसके बारे में बात करता है, परजेंट ऑब्लिगेशन किसके बारे में बात करता है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन के बारे में बात करता है जी। तो ये भी आपका क्या हो गया जी, ये भी आपका गलत हो गया। तो हमारा क्या हो गया, फॉल्स। तो यहाँ भी वो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हमारा प्रोविजन की बात करता है। आइए जी आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे एमसीक्यूज में हमारे को क्या दे रखा है उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो एमसीक्यूज में क्या कहता है, कॉन्टीजेंट एसेट, ओहो, कॉन्टीजेंट एसेट यूजुअली अराइज फ्रॉम अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट गिव्स अराइज टू, कहता है पॉसिबल इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट या पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो। भैया एसेट की बात कर रहा है। एसेट का मतलब मैंने बताया था फ्यूचर में कुछ आने वाला है और हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे तब वो हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर तो पॉसिबिलिटी ऑफ इनफ्लो इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इसका आंसर हो गया ए। उसके बाद बात करते हैं किसकी, उसके बाद बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या कहता है, कहता है इफ इनफ्लो इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, इज प्रोबेबल देन कॉन्टीजेंट एसेट इज डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करते हो, या फिर इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग, इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बताओ जी, या कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हमने पढ़ा ही नहीं है। बताओ जी, इकोनॉमिक बेनिफिट किसका कहाँ करते हैं, तो भैया हम ये करते हैं, हमने पढ़ा था किसमें, मैंने कहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हम डिस्क्लोज करते हैं कॉन्टीजेंट एसेट के बारे में। तो इसका आंसर हो गया बी। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इन केस ऑफ आइदर आउटफ्लो रिसोर्स टू सेटल ऑब्लिगेशन नॉट प्रोबेबल। नॉट प्रोबेबल का मतलब क्या है सर, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, बोलो हाँ के ना, और अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड सेटल लायबिलिटी कैन नॉट बी मेजर सफिशिएंट रिलायबिलिटी। बताइए जी, क्या उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोविजंस बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे, कंटीजेंट। पहले तो प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, प्रोविजन, लेकिन यहां पर नॉट प्रोबेबल बोला हुआ है तो इसका मतलब है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की बात कर रहा है, ना कि उसकी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रेजेंट लायबिलिटी। बताओ प्रेजेंट लायबिलिटी किसकी बात करता है, फ्यूचर लायबिलिटी करता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की। और प्रेजेंट लायबिलिटी का मतलब है प्रोविजन। प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अ सर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर लायबल बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन टर्म एज। बताइए जी बताइए, फोर्थ का कौन सा है सर, फोर्थ का तो है ए, क्योंकि हमने प्रेजेंट लायबिलिटी की बात की है। तो प्रेजेंट लायबिलिटी का मतलब यहां पर यही है, क्या, प्रोविजन। उसके बाद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहाँ दिखाते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं,
बताओ, या एडजस्ट करते हैं या नॉट रिकॉग्नाइज करते हैं। भैया इसको तो हम नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिखाते ना, अलग से दिखाते हैं, अलग से। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, बी, नॉट रिकॉग्नाइज। बेटा इसी के साथ ही हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। अपने ओपिनियन देते रहिएगा कि लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।